भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा नाम है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का नाम सुनते ही ब्रिटिश सरकार के होश उड़ जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस सच्चाई को भारतीयों से छुपाने की कितनी कोशिश की थी? ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों में आग भर देती है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के बारे में हर खबर को दबाने की पूरी कोशिश की। वे इसे सिर्फ जापानियों का एक प्रोपेगेंडा टूल बताते रहे और बोस को एक अवसरवादी नेता के रूप में पेश करते रहे। उनका मानना था कि अगर भारतीयों को सच्चाई पता चल गई तो स्थिति उनके हाथ से निकल जाएगी। हर अखबार में सेंसरशिप लगाई गई, रेडियो पर प्रसारण रोका गया और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करना तक गुनाह बना दिया गया। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चले तो वो हुआ जिसकी अंग्रेजों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 27 अगस्त 1945 को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व की घोषणा की। नवंबर में लाल किले पर शुरू हुए मुकदमे एक नया होड़ लेकर आए। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर देशद्रोह के आरोप लगे। ये शायद पहली बार हो रहा था कि आज़ाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति ने भारतीयों के मध्य एकता की भावना को उत्पन्न किया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ खड़े हो गए। कलकत्ता से लेकर मद्रास तक, बंबई से लेकर दिल्ली तक हर शहर में प्रदर्शन हुए। अंग्रेज ये भली भांति जानते थे कि यदि देशभक्ति की भावना सशस्त्र बलों में आ गई तो भारत पर नियंत्रण रखना असंभव हो जाएगा। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। अगले दिन कैथे सिनेमा हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जहां रास बिहारी बोस ने नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया। यहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति की कहानी। जापानियों को लगता था कि आज़ाद हिंद फौज सिर्फ उनके लिए प्रचार का साधन होगी, लेकिन बोस के नेतृत्व में ये कुछ और ही बन गई। उन्होंने जापानियों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा एक स्वतंत्र और मजबूत संगठन खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस का सपना था इम्फाल को कब्जे में लेना। उनका मानना था कि अगर वे इम्फाल पर कब्जा कर लें तो वहां के भारतीय सैनिक उनके साथ आ जाएंगे और आज़ाद हिंद फौज की ताकत 6 डिवीजनों तक बढ़ जाएगी। ये भारत में क्रांतिकारी संघर्ष की शुरुआत होती। इम्फाल सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि भारत की आज़ादी का प्रवेश द्वार था। 12 जुलाई को बोस ने लक्ष्मी सहगल को अपने कार्यालय में बुलाया। 3 घंटे की बातचीत में उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार साझा किया, रानी झांसी रेजिमेंट का गठन। ये दुनिया की पहली महिला लड़ाकू इकाई थी। 500 स्वयंसेवी महिलाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई, जिसमें से 30 महिलाओं को ऑफिसर्स के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। ये महिलाएं घर परिवार छोड़कर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना देश की सेवा के लिए आगे आईं। रानी झांसी रेजिमेंट की संख्या रंगून पहुंचते तक 1000 हो गई थी। कुल मिलाकर इसमें 1500 महिलाएं थीं, 1000 लड़ाकू इकाई में और बाकी नर्सिंग और अन्य सेवाओं में। ये महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार थीं। उनकी वीरता और समर्पण देखकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय गर्व से भर उठे। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यह सरकार 24 जून 1945 तक संचालित रही। रंगून से लेकर थाईलैंड तक इसका विस्तार था। सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में इस सरकार की घोषणा करते समय बोस का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वे जानते थे कि ये केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत थी। इस सरकार का पहला और सबसे साहसी कदम था ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। उस समय जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, बोस ने अपनी छोटी सी सरकार के साथ 2 महाशक्तियों को चुनौती दी थी। ये घोषणा केवल कागजी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक संघर्ष की शुरुआत थी। उसी रात जब आज़ाद हिंद की घोषणा हुई, सरकार ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। ये निर्णय इतना तेज और निर्भीक था कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए। आज़ाद हिंद सरकार की प्राथमिकताओं में दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। उस समय इस क्षेत्र में लाखों भारतीय रहते थे। युद्ध के दौरान उनकी जान और माल दोनों खतरे में थे। बोस की सरकार ने इन भारतीयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। ये सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता भी थी। सिंगापुर, मलाया और हांगकांग में फैले भारतीय समुदाय के लोग अचानक से अपने आप को एक नई राजनीतिक वास्तविकता में पाते थे। वे अब किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के संरक्षण में थे। सबसे महत्वपूर्ण काम था जापानी श्रम बल में भारतीयों की भर्ती को रोकना। जापान अपने युद्ध प्रयासों के लिए मजदूरों की तलाश में था।
वे भारतीयों को जबरदस्ती काम पर लगाना चाहते थे। रोमुशा के नाम से जानी जाने वाली इस जबरदस्ती मजदूरी प्रणाली के तहत हजारों लोगों को बर्मा सियाम रेलवे और अन्य निर्माण परियोजनाओं में धकेला जा रहा था। आजाद हिंद सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। बोस का मानना था कि कोई भी भारतीय नागरिक को जापानी श्रम शिविरों में धकेला नहीं जा सकता। यह उनकी गरिमा और स्वतंत्रता के विरुद्ध था। जब जापानी अधिकारी 1 लाख मजदूरों की मांग करते थे तो बोस सीधे मना कर देते थे। वे कहते थे कि भारतीय अब आजाद है और उन्हें किसी भी तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस का दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था। वे कहते थे कि किसी भी क्रांतिकारी नेता को यह सोचने का अधिकार नहीं होता कि स्वतंत्रता कभी ना कभी मिल ही जाएगी। उनका मानना था कि लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना पड़ता है। रुकना या इंतजार करना कमजोरी की निशानी है। बोस अक्सर कहते थे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर गुजरता दिन, हर गुजरता महीना दुश्मन को मजबूत बनाता है। इसीलिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई का रास्ता चुना था। बोस का यह विचार कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व से बिल्कुल अलग था। जहां गांधी जी और नेहरू जी धैर्य और अहिंसा की बात करते थे, वहीं बोस तत्काल कार्रवाई के समर्थक थे। उनका कहना था कि अपने पूरे जीवन काल की समाप्ति के उपरांत स्वतंत्रता की उम्मीद करना अपने इरादों से समझौता करने की ओर अग्रसर करता है और इस समझौते का फायदा हमेशा दुश्मन उठाता है। बोस का मानना था कि जब तक हम इंतजार करते रहेंगे तब तक अंग्रेज अपनी जड़ें और गहरी करते रहेंगे। वे भारत की संपत्ति को लूटते रहेंगे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते रहेंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये 2 अलग दृष्टिकोणों का टकराव था। एक तरफ था धैर्य और संयम का रास्ता, दूसरी तरफ था तत्काल संघर्ष और बलिदान का मार्ग। बोस ने दूसरा रास्ता चुना था। वे मानते थे कि क्रांति में देरी का मतलब है क्रांति की मृत्यु। उनके लिए आजादी कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक तत्काल प्राप्त करने योग्य लक्ष्य था। सुभाष चंद्र बोस केवल एक सपने देखने वाले नहीं थे, वे एक असाधारण नेता थे जो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते थे। आजाद हिंद सरकार का गठन इसका प्रमाण था। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि एक पूरी सरकार खड़ी कर दी, मंत्रिमंडल बनाया, सेना का पुनर्गठन किया और एक संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। ये कोई खेल नहीं था, ये एक गंभीर राजनैतिक प्रयोग था जिसमें हजारों लोगों का भविष्य दांव पर था। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जो बोस की विश्वसनीय सहयोगी थीं, उनके विचारों से पूरी तरह सहमत थीं। विशेष रूप से भारत के विभाजन के मुद्दे पर बोस और सहगल दोनों का मानना था कि भारत का बंटवारा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये उनके लिए एक अटल सिद्धांत था। डॉक्टर सहगल, जो आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थीं, अक्सर कहती थीं कि भारत की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।